जब सारे विश्व की हमसे अपेक्षा है कि आने वाली सदियों को, आने वाली जनरेशन्स को, आने वाले लोगों को हम एक शांत विश्व, एक बहुत अच्छी क्वालिटी की लाइफ, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली एक डेवलप्ड लाइफ देंगे। इस समय जितने डेवलप्ड देश हैं, वैसे तो नैतिक और मानवीय मूल्यों का दावा करते हैं, फिर भी युद्ध में न केवल शामिल होते हैं, बल्कि को विकास और युद्ध करने की प्रवृत्ति को विकास देने में लगे हुए हैं। यदि हम रूस को देखें, अमेरिका को देखें, चीन को देखें, तो आप पाएंगे कि ये किसी न किसी रूप में विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों में तरह-तरह के वॉर्स में फंसे हुए हैं और उनका जो मेन उद्देश्य है अपने उत्पादन किए हुए हथियारों को बेचना और लगातार अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाते रहना। और ये सब चीज़ें किस चीज़ से गाइडेड होती हैं? देखिए ना, कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होते हैं? जब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल और कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल फैक्टर्स या एरर्स होते हैं। किसी देश की तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किसी प्रकार के शांतिपूर्ण व्यवहार की गारंटी नहीं देता। टेक्नोलॉजी का, इनफैक्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का शांति के प्रति आकर्षण से कोई भी संबंध नहीं है और ये आज की एक वास्तविकता है। भू राजनीतिक और आर्थिक कारणों को हम देखें तो प्रमुख देशों के बीच जो शक्ति प्रतिस्पर्धा है, जो एक जियोपॉलिटिकल पावर कंपटीशन है, वो लगातार कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहा है। और क्योंकि इनमें हर एक देश चाहता है कि वर्ल्ड के रिसोर्सेज पर, संसाधनों पर वो कंट्रोल करें और इसलिए उनका हस्तक्षेप भी बढ़ता चला जाता है। यूक्रेन के में अभी हमने देखा कि रेयर अर्थ मटेरियल्स की वजह से रूस और अमेरिका दोनों ही का ध्यान शांति की तरफ नहीं है, बल्कि किसी न किसी तरह से इस युद्ध में अपना लाभ करने से। डिफेंस इंडस्ट्री आज की डेट में इन देशों के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव्स क्रिएट करती है और जिससे लगातार देशों का सैन्यीकरण या मिलिटराइजेशन हो रहा है। प्रॉक्सी वॉर्स में सारे के सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईरान हमास से, हिजबुल्लाह से, सीरियन प्रेजेंस से जुड़ा हुआ है और वो चाहता है कि वो उस तरह के उस एरिया में पावर कंट्रोल करे। जैसे अमेरिका इजराइल के थ्रू और बहुत सारे अरबियन कंट्रीज के थ्रू और टर्की के थ्रू जुड़े रहने की कोशिश कर रहा है। और कारण स्पष्ट है, वॉर बढ़ेगा तो ये बड़ी जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, इनका उत्पादन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इनका पार्टिसिपेशन होगा। यानी अमेरिका अपने एलाइज को इस समय हथियार बेच रहा है। यदि हम देखें तो हिस्टोरिकल, आइडियोलॉजिकल और कल्चरल फाउंडेशंस हैं इन कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे। पुरानी अपने जितनी भी कॉलोनियल सीमाएं थी, उन्होंने दीर्घकालीन अस्थिरता पैदा की। आज भी बहुत सारे देश, जैसे ब्रिटेन जाते जाते भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लगातार चलती हुई संघर्ष को छोड़ गया। इंडिया का जब डिवीजन हुआ तो उसी समय आने वाली भविष्य की लड़ाइयों के बीज बो दिए गए थे। यही चाइना और ताइवान के बीच में हुआ। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, सारे अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में ये प्रॉब्लम चल रहा है। क्यों है? इसलिए कि एक हिस्टोरिकल लीगेसी है और साथ में राष्ट्रवाद और वैचारिक मिशन जो है वो भी सैन्य कार्यवाही को उचित ठहराते हैं। नेशनलिज्म के नाम पर रूस लगातार यूक्रेन पर अटैक करता रहा है और यूक्रेन भी लगातार इस संघर्ष में जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी और वैचारिक मिशन सामने आ जाते हैं। और आज आप देख रहे हैं, जबकि डेमोक्रेटाइजेशन, ह्यूमनाइजेशन होना चाहिए दुनिया का, नेशनलिज्म की और आइसोलेटेड रहने की और तरह तरह के इकोनॉमिक वारफेयर्स की एक तरह से
जड़ी लग गई है। मीडिया की भाषा संघर्ष को सामान्य बनाती है, क्योंकि जनरली मीडिया बिकता क्यों? मीडिया इसलिए बिकता है कि वो तरह तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स को कवर करता है, और इसी से उसका पब्लिक इंटरेस्ट जनरेट होता है। अगर हम इसकी दूसरी डायनामिक्स देखें, मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल डायनामिक्स, तो इनको पावर ग्रुप के जो पक्षपात होते हैं वो हमेशा डिह्यूमनाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। आज रिलीजन के नाम पर बने हुए स्टेट्स में एक दूसरे को मारते समय वो ये नहीं सोचते हैं कि ह्यूमंस को मार रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को मार रहे हैं, बल्कि वो सोचते हैं कि हम अपने रिलीजन के प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं। और इसके अलावा जो फियर जो है वो रिस्पॉन्स अल्टीमेटली रैशनल जजमेंट को के ऊपर चला जाता है। तनाव से सहानुभूति और नैतिक विचार कमजोर होते हैं, और अल्टीमेटली क्या है कि अथॉरिटी को जो ओबीडियंस है, प्राधिकरण के प्रति जो आज्ञाकारिता है, वो सामूहिक हिंसा की संभावना को पैदा करती है। और सीरिया में तो अन्य देशों में आप देखेंगे ये सब चीजें बिल्कुल एक कॉमन सी हैं, हो रही हैं। नेशनलिज्म के नाम पर और अथॉरिटीज को कंप्लायंस के नाम पर हजारों लाखों लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, और सो मच सो कि आज एक देश के नागरिक दूसरे देशों में जाकर लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि सच्ची सभ्यता की आवश्यकता क्या है। देखिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ आपको एथिकल एवोल्यूशन बहुत जरूरी है। एक इसको कहना चाहिए नैतिक विकास बहुत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संघर्ष के जो निवारण तंत्र है उसको मजबूत करना आवश्यक है। जबकि अगर हम देखें कि 1945 के बाद यूनाइटेड नेशंस बना, WHO बना, गेट बना, और बहुत सारी संस्थाएं स्थापित हुई, वो सारी संस्थाएं डायल्यूट होती चली जा रही है। यानी कि इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग बैकवर्ड। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है पूरे सारे देशों की, उनमें सहानुभूति और वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा देना चाहिए। वी शुड बी एबल टू थिंक आवरसेल्व्स एज इंटरनेशनल सिटीजन और ग्लोबल सिटीजन रादर देन जस्ट सिटीजन ऑफ वन कंट्री। सच्ची सभ्यता, ट्रू सिविलाइजेशन, अल्टीमेटली ह्यूमन मानव गरिमा को शक्ति राजनीति पर ज्यादा प्राथमिकता देगा। It'll give more, it'll prioritize human dignity over political power. All that we have to do understand if we want to grow. Okay, so concomitant growth of ethical factors with technology is very important. Right use of technology is very important. Strengthening legal systems is very important. Educational involvement of education in global citizens, creating global citizens is very important. एंड अल्टीमेटली ट्रू सिविलाइजेशन को जनरेट करने के लिए हमें ह्यूमन डिग्निटी का ध्यान रखना पड़ेगा, मानव गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा। बिना उसके हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इस प्रत्याशा के साथ मैं इस डिस्कशन को बंद करता हूं।